हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल इस नाम से जानते हैं। तो चलिए हम पहले फोर्स के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मतलब फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब हम सबको पता है। तो फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे? फोर्स के इफ़ेक्ट्स, जब हम किसी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? तो हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल हमारी तरफ आता है हम बैट से उसे मारते हैं तो बॉल दूर चला जाता है हमसे। मतलब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है? फोर्स लगाने से उसकी स्पीड चेंज होती है। मतलब वो एक स्पेसिफिक स्पीड से आता है और हम उसे अलग स्पीड दे देते हैं। उसकी डायरेक्शन चेंज करती, हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। मतलब फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मतलब एक फोर्स के इफ़ेक्ट्स हमें क्या देखने को मिलते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, मतलब उसे रेस्ट में ला सकते हैं। या फिर अगर कोई नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे कि अपना स्पंज, रबर बैंड, तो उस पर फोर्स लगाने से हमें क्या होता है? उसकी साइज़ और शेप चेंज कर सकते हैं। मतलब हम जब स्पंज को दबाते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? उसकी साइज़ चेंज हो जाती है। रबर बैंड को हम जब चेंज करते फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका साइज़ और शेप चेंज हो जाता है। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट्स है। तो फोर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो ब्रॉडली फोर्स के टू टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस कि जिन्हें वर्क करने के लिए, बॉडी पे एक्ट होने के लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब अपना मस्कुलर फोर्स, अपनी बॉडी का। अभी ये जो मार्कर है, अगर अभी मैंने इस पर फोर्स लगाया है, उसे फोर्स लगा के मैंने अपने हाथ में उठाया है, तो मैं इस पर कब तक फोर्स लगा पाऊंगा? जब तक मैं इसके कांटेक्ट में हूँ। मतलब अगर इस पर मुझे फोर्स लगाना है, इसे मुझे उठाना है, तो मुझे इसे टच करना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। बिना छुए मैं इस पर फोर्स लगा नहीं सकता। तो ये हुआ कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। अभी मेरा ये हाथ, हैंड और उस पर मार्कर, अभी इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कब वर्क करेगा? जब ये कांटेक्ट रहेगा इन दोनों के बीच, तभी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। तो यह कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दूसरा टाइप कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस की जिन्हें कॉन्टैक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट भी ये वर्क कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें पता है जब दो मैग्नेट एक दूसरे से दूर होते, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते, फिर भी वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। वैसे है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक यूनिवर्सल फोर्स है। मतलब वो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, सारे एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। चाहे हमें वो दिखे ना दिखे, हम उस फोर्स को रिकोगनाइज कर पाए ना रिकोगनाइज कर पाए, हम उस फोर्स को शायद एक्सपीरियंस कर सकते हैं या कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो कभी कभी बहुत छोटा होता है, निग्लिजेंस होता है, निग्लिजिबल होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की हर एक बॉडी, हर दूसरी बॉडी पे लगाती है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कवरी किसने की? तो हम सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहला इंसान जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स को खोज निकाला, जिसने डिस्कवरी की, वो हमारे न्यूटन बाबा, सर आइजैक न्यूटन। बहुत होशियार आदमी था वो। उन्होंने अपने प्रिंसिपिया नाम के बुक में इक्वेशन ऑफ मोशंस और ग्रेविटी, इन सब के बारे में लिखा है। और उन्होंने बहुत सारे दूसरे एरियाज़ में भी काम किया है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐस वगैरह वगैरह, पीटीसी, बहुत सारे हैं। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। तो उन्होंने ग्रेविटेशन की फोर्स कैसे की? उनकी एक बहुत फेमस स्टोरी है। स्टोरी मतलब वो रियल स्टोरी है। वो एक बार एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके सर पे एप्पल आके गिरा। तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? वो ऊपर भी तो जा सकता था, हवा में तैर सकता था, ऐसा टेढ़ा गिर सकता था, वो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरा? तो पहले भी होता था ऐसा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। तो न्यूटन बाबा होशियार बच्चा था, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। और जब उसने बहुत स्टडी की, पढ़ाई की, तो उसे ऐसा पता चला कि अपनी अर्थ में एक ऐसा फोर्स है जो वो ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है। और वो जो फोर्स है वो अर्थ की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। मतलब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है अर्थ की सेंटर की तरफ, वो अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचती है। इसलिए कोई भी एप्पल, कोई भी फ्रूट जब पेड़ से नीचे गिरता है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है। कोई भी चीज़ जब हम ऊपर फेंकते हैं तो
नीचे गिरती है, हम जब जंप करते तो वापस नीचे आ जाते। इसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो अभी हमें आगे बहुत सारा देखना है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो या उसकी स्पीड चेंज करनी हो, उसकी मोशन चेंज करनी हो, तो फोर्स लगाना नेसेसरी है। विदाउट फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसकी मोशन चेंज नहीं कर सकते। तो न्यूटन ने हमें बताया था 3 लॉज, जिसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट continues to remain in rest or uniform motion along a straight line until an unbalanced external force apply on it। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो उसकी रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहता है या फिर उसकी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहना चाहता है, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब अभी ये मार्कर है, ये रेस्ट पे है, तो ये अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसे उठा पाता हूँ कब, जब मैं उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी अपनी उसी मोशन में रहने की कोशिश करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो ये हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब हम देखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the force applied on it and change in momentum is directed towards the applied force। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल रहता है, और दूसरी बात जो चेंज इन मोमेंटम है, मतलब जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी जो डायरेक्शन रहती वो हमेशा डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही रहती। मतलब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन दोनों इक्वल रहती। तो ये हुआ न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो हम सबको पता ही है, वो मतलब बहुत फेमस है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी फोर्स हो, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट होता है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, ये हमें पता है। ये न्यूटन्स के 3 लॉज है। ये हमें सिर्फ रिकॉल की तरह देखना था न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। तो हम पढ़ते हैं आगे हमारा नया सेकंड टॉपिक, ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन हम देख लिया। तो पूरा ग्रेविटेशन एक टॉपिक ही है, लेकिन उसमें ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम देखेंगे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले हम एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं जो कि शायद बचपन में हम सब ने किए होंगे, ये हम करते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी रस्सी को पत्थर बांध के उसे हमने ऐसे घुमाया होगा, ऐसे गोल सर्कुलर मोशन में, तो जब हम इसे घुमाते हैं तब हम क्या करते हैं, उस पत्थर पे फोर्स लगाते हैं। हाँ, फोर्स लगाते हैं इसलिए वो घूमता है, लेकिन वो हमारी फोर्स की जो डायरेक्शन रहती वो कहाँ रहती, किस डायरेक्शन में आप उस पत्थर पे फोर्स लगाते हैं। हमारी जो डायरेक्शन रहती है वो सेंटर की तरफ रहती है फोर्स की। मतलब हम ऐसे घुमा रहे पत्थर को, मतलब जो फोर्स है हम जो लगा रहे वो सेंटर की तरफ लगता है उस पत्थर पे, और इसीलिए वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। और जब हम उस फोर्स को ऐसे एकदम स्टॉप कर देते, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को, उस रस्सी को छोड़ देते, तो वो पत्थर क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये सर्कुलर मोशन में ये पत्थर घूम रहा है, ये रस्सी है, और ये फोर्स की डायरेक्शन है सेंटर की तरफ। अगर इस पॉइंट पे पत्थर आने के बाद हमने फोर्स बंद कर दिया, मतलब हमने उस रस्सी को छोड़ दिया, तो ये पत्थर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आने के बाद हमने उसे छोड़ा होता तो इस डायरेक्शन में मूव होता, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद हमने वो छोड़ा होता तो इस डायरेक्शन में मूव होता, मतलब वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो फोर्स है जो हम सेंटर की तरफ लगा रहे हैं, इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अभी ये फोर्स हमने देखा, ये फोर्स जो है ये किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे। कौन से ऑब्जेक्ट पे, जो कि एक सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, एक सर्कल में मूव हो रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस सर्कल की सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स मतलब क्या कि हमेशा सेंटर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो आप मुझे बताइए कि हमें पता है जो मून है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, वो हमेशा अर्थ के सर्कुलर मोशन में घूमता है, मतलब अर्थ को रिवॉल्व करता है हमेशा। तो उस मून पे भी कोई ना कोई फोर्स ज़रूर लगता होगा। वो कौन सा फोर्स है, किस डायरेक्शन में लगता है, और अगर ये फोर्स ना होता तो क्या मून अभी जो उसकी मोशन में है उस मोशन में रह पाता क्या? तो चलिए देखते हैं। ये हमारी अर्थ, ये मून। तो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लगाती है, और इसीलिए जो मून है वो सर्कुलर मोशन में मूव हो पाता है। मतलब क्या है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, मतलब अर्थ की सेंटर की तरफ, जो कि मून के ऊपर लग रहा है। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जाता, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। हमें पता है अगर ये फोर्स बंद हो गया तो कोई भी सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियली मूव हो जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन हमने कभी आज तक तो नहीं देखा और आज तक नहीं हुआ कि मून टेंजेंशियली निकल गया हो अपने ऑर्बिट से बाहर। इसका मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मून पे अप्लाई होता है, और इसी वजह से मून अपनी सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाता है। तो क्या यही फोर्स सन लगाता है अपने सारे अदर प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम के, जिसमें अर्थ भी आती है? मतलब सन को तो सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो उन सब पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा। हाँ लगता है, ज़रूर लगता है। और वो किस डायरेक्शन में लगता है? तो उस सन की सेंटर की डायरेक्शन में लगता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में अपनी अपनी मोशन में रिवॉल्व कर पाते हैं। अगर ये फोर्स ना होता तो शायद ऐसा ना होता, आज हमारी सोलर सिस्टम भी ना होती। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मुमकिन है।